नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे थीम बेस्ड वोकैबुलरी के अंदर एक नए टॉपिक की। आपने सुना होगा किसी शब्द के लास्ट में क्रेसी लग जाता है, क्रेसी, CRACY, क्रेसी बोलते हैं, या कभी कभी आपने सुना होगा आर्की, है ना। तो ये जो आर्क शब्द है या क्रेसी शब्द है, अगर किसी भी शब्द के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब होता है सिस्टम या शासन, यानी ये गवर्नमेंट को दिखाता है। तो आप इतना बात याद रखेंगे, ये दोनों रूट वर्ड हैं, क्रेसी और आर्क। अगर क्रेसी या आर्क दोनों में से कुछ भी लगा हुआ है किसी शब्द के साथ, तो वो किसी न किसी गवर्नमेंट की तरफ इशारा करता है, यानी ये किसी सिस्टम की तरफ इशारा करता है। ठीक है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि कुछ डिफरेंट तरीके के गवर्नमेंट के नाम होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ये पूरा का पूरा जो वीडियो होगा सिर्फ गवर्नमेंट के ही रिलेटेड होगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग थीम बेस्ड वोकैबुलरी में अलग अलग तरीके से पूछे जाने वाले जितने भी टॉपिक होंगे उन सारे के बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहला जो शब्द है गवर्नमेंट के अंदर जो थीम बेस्ड वोकैबुलरी, उसका हमारा पहला जो शब्द है वो कैपिटलिज्म। दोस्तों, कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? वैसे हिंदी में तो आप जानते ही हैं, पूंजीवादी। तो कैपिटलिज्म का मतलब होता है जब कोई भी ऐसी सरकार, ऐसा कोई भी सिस्टम जहाँ पे जितने भी रिसोर्सेस हैं वो किसी गवर्नमेंट के हाथ में ना हो, किसके हाथ में हो? किसी प्राइवेट पर्सन के हाथ में हो, यानी प्राइवेट ओनरशिप हो किसी चीज का। जितने भी राज्य में जितनी कैपिटल है, पूंजी है, जितने भी रिसोर्सेस हैं, उन पे जो हक है, उन पे जिन जो अधिकार है, वो किसी प्राइवेट ओनर का हो, किसी प्राइवेट पर्सन का हो। उस पे गवर्नमेंट का अधिकार ना हो, ना ही उस सोशल लोगों का उस पे अधिकार हो। तो कभी भी ऐसे सिस्टम को जहाँ पे जितने भी रिसोर्सेस हैं उन पे अधिकार, यानी उन पे ओनरशिप जो है वो किसी प्राइवेट पर्सन का, उसको बोलेंगे कैपिटलिज्म। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे भारत में क्या है, भारत में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का सारा ओनरशिप होता है, और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे प्राइवेट लोगों का, प्राइवेट प्लेयर्स का वहाँ पे स्टेक होता है। तो इस तरीके से हम इसीलिए बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट की, जो हमारे भारत की इकोनॉमी है, वो भारत की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिली-जुली इकोनॉमी है, मिली-जुली मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूएसए की, तो कैपिटलिज्म का सबसे सुंदर एग्जाम्पल जो है वो यूएसए है। क्योंकि यूएसए में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है। उस तरीके से वो एक प्राइवेट आदमी अपने मन का जो चाहे वो मर्जी, वो सामान का रेट रख सकता है बिल्कुल अलग तरीके से। गवर्नमेंट पे उसका कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। ऐसी जो सिस्टम होती है दोस्तों, हमेशा किसी अमीर देश पे ही शोभा देती है, अमीर देश के ही साथ सूटेबल होता है। क्योंकि आप सोच करके देखो, अगर कोई प्राइवेट प्लेयर के हाथ में सारा चीज है, तो वो अपने मन के रेट रखेगा ना चीजों का। अगर गरीब वर्ग भी है, भारत में गरीब वर्ग भी बहुत सारे लोग हैं, और मध्यम वर्ग के भी लोग हैं, और कुछ कम ही जैसे लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो कुलीन तंत्र में आते हैं, जो अरिस्टोक्रेट हैं, या अरिस्टोक्रेट कह रहा हूं मैं, मतलब कि जो एलिट क्लासेस में आते हैं, अपर वर्ग में आते हैं, तो बहुत कम ही लोग हैं, मुट्ठी भर। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैपिटलिज्म की थ्योरी को अप्लाई कर दें, तो भारत में चीजों का जो रेट है वो प्राइवेट प्लेयर्स अपने मन का रखेंगे, और ऐसी स्थिति में जितने भी लोग यहाँ पे गरीब हैं वो उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग भारत में इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसी जो कैपिटलिज्म की थ्योरी है, वो ऐसे ही देशों में काम करती है जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों के पास पैसा है, और लोग अपनी ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे अमीरी है, मतलब कि वो लोग थोड़े एडवांस कंट्री हैं, तो वहाँ पे ये चीजें चलती हैं। अगला शब्द हमारे पास है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म के अंदर होता है अपॉलिटिकल, हिंदी तो आप जानते ही हो, समाजवाद। हम लोग मतलब समझते हैं, अपॉलिटिकल थ्योरी एडवोकेटिंग स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं या जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों पर जो अधिकार होता है वो किसका होता है? कि स्टेट ओनरशिप होती है ना। यानी स्टेट ओनरशिप कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे गवर्नमेंट का अधिकार होगा। गवर्नमेंट का अधिकार होने की वजह से, जैसे अगर किसी सरकार का किसी चीज पे अधिकार है, तो वो अपने द्वारा उन सारी चीजों को क्या करेगी, चलाएगी, और जो समाज के लिए बेहतर हो सकेगा उनके लिए वो काम करेगी। तो सोशलिज्म का मतलब हो जाता है समाजवाद हिंदी में, यानी जिसपे स्टेट का ओनरशिप हो, किसी भी इंडस्ट्री पे, किसी भी रिसोर्सेस पे जिसपे स्टेट का ओनरशिप हो, उसको बोलेंगे सोशलिज्म। तो ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम या ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे जो ओनरशिप है कैपिटल पे, या किसी भी इंडस्ट्री पे, किसी भी कंपनी पे, या वहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर, वो किसका ओनरशिप होता है? स्टेट का ओनरशिप होता है। अगला हमारे पास शब्द है मोनार्की। तो मोनार्की आप इसको बोले या मोनोक्रेसी बोले, दोनों शब्द एक ही है। आप इसको मोनोक्रेसी भी बोल सकते हो, मोनोक्रेसी।
जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि क्रेसी भी अगर किसी शब्द में लगा हुआ है तो वो भी तंत्र या सिस्टम को ही दिखाता है। तो मोनार्की या मोनोक्रेसी का मतलब हो जाता है, मोनो यहाँ पे एक रूट वर्ड है दोस्तों, मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, है ना? तो और आर्की का मतलब सिस्टम, ऐसा सरकार, ऐसी सरकार जो जो एक लोगों के द्वारा चलाई जाए, यानी एंड ऑटोक्रेटिक, ऑटो का मतलब भी होता है ना सेल्फ, ऑटो माने सेल्फ होता है, तो ऑटो मतलब ही सिंगल या सेल्फ, अकेला। तो एन ऑटोक्रेसी गवर्न्ड बाय मोनार्क, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे पहले के टाइम में क्या होता था कि एक राजा है, वही उस राज्य को देख रहा है। फिर अगर वो राजा की किसी कारणवश डेथ हो गई या वो रिटायर हो गया अपने पद से, वो उसने अपने बच्चे को दे दिया, फिर वो बड़ा होकर के राज्य को संभालता है, फिर हट जाता है वो, तो उसके बाद उसका बेटा जो है वो राज्य करता है। यानी यहाँ पे जो सिस्टम है पूरा एक ही आदमी चला रहा है। ये राजा महाराजाओं में होता था, तो इसीलिए हिंदी में इसको बोलते हैं राजतंत्र। तो जहाँ पे कोई किंग या कोई मोनार्क चलाता है ना, मोनार्क कैसे चलाएगा? ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ सिस्टम होता है, लेकिन थोड़ा सा टोन में फर्क हो जाता है। ऑटोक्रेसी अलग चीज होती है, यहाँ पे ऑटोक्रेसी लिखा हुआ है, लेकिन ऑटोक्रेसी के अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसा राजा जो सरकार को अकेले ही चलाता है, ऑटोक्रेट होता है वो, लेकिन वो राजतंत्र के रूप में चलाता है उसको, है ना? राजशाही परिवार होता है, उनको उस तरीके से वो लीड करता है, राजा के रूप में लीड करता है। तो यहाँ पे मोनार्की में और ऑटोक्रेसी में फ़र्क है। ऑटोक्रेसी में आगे बताऊँगा आपको। तो मोनार्की का मतलब समझ लेना, उस पर्सन को जो जो अकेले चला रहा है पूरे राज्य को, उसको मोनार्क बोलेंगे, है ना? और ऐसे सिस्टम में जिसमें सिर्फ एक इंसान पूरे राज्य को चला रहा है, उसको बोलेंगे मोनोक्रेसी या मोनार्की। अगला हमारे पास शब्द है डिपोजिशन। अब देखो डिस्पो डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म को आप ये कह सकते हो, डेस्पोटिज्म को आप ऑटोक्रेसी भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने राज्य में शासन तो करता है, लेकिन वो किसी और की नहीं सुनता। वो थोड़ा ये डेस्पोटिज्म जो है ना, वो एक निगेटिव वर्ड है। ऐसा ऐसा कोई भी राजा जो अपने लोगों पे बिल्कुल तानाशाह के रूप में काम करता है, अगर वो उनकी उसकी बातों को नहीं मानते, तो उनके साथ वो पनिशमेंट की पॉलिसी अपनाता है, पनिशमेंट या वायलेंस भी करता है, उनको डरा धमका करके उस पे शासन करता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो लोगों को डरा धमका करके अकेले राज्य करता है, ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे आप लोग? डिस्पोटिज्म बोलेंगे। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ तानाशाही ने, एग्जैक्ट तो तानाशाही इसको नहीं कह सकते। तानाशाही के लिए एक और शब्द है ऑटो ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी अगर कभी, अगर इसका आपसे सिनोनिम पूछा जाए डेस्पोटिज्म का, तो आप ऑटोक्रेसी मार सकते हो, क्योंकि ये लगभग लगभग मिलते जुलते शब्द हैं। तो ऑटोक्रेसी का मतलब वही होता है, जैसे किम जोंग उन, ये क्या है? वो ऑटोक्रेट, वो एक ऑटोक्रेट है। वहाँ पे किसी भी तरीके का रूल रेगुलेशन नहीं है, वही लोगों को डरा धमका करके रखता है। शी जिनपिंग अपने आप को ऑटोक्रेट सुनना नहीं पसंद करता है, लेकिन वो भी क्या है? एक ऑटोक्रेट है। तो डिस्पोटिज्म का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो अकेले लोगों पर शासन कर रहा है, और लोगों को अगर वो लोग उसकी बातें नहीं मानते, तो वो उनके ऊपर डराता है, धमकाता है, उनको यातनाएँ देता है, वायलेंस करता है, पनिशमेंट देता है। तो उसको ऑटोक्रेट बोलेंगे पर्सन को, या ऐसे सिस्टम को ऑटोक्रेसी बोलेंगे। तो डिस्पोटिज्म का मतलब तानाशाही। आगे हम समझते हैं टोटलिटेरियन रिजिम रिजिम टोटलिटेरियन रिजिम का मतलब क्या होता है? टोटल का मतलब होता है ना, टोटल का मतलब कंप्लीट। तो जी, ऐसा कोई भी टोटलिटेरियन रिजिम का मतलब हो जाता है कि टोटल ये, यहाँ पे सब सारे लोग मिल करके, जैसे कोई राज्य है, उस राज्य को मिल करके एक परिवार चला रहा है। एक परिवार का मतलब कि पूरे के पूरे सारे लोग मिल करके, एक घर है, एक परिवार है, वो पूरी तरीके से उसको चला रहा है। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, वो लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन लोग कैसे हैं? राजशाही परिवार से बिलोंग करने वाले हैं। तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है जहाँ पे कंप्लीटली मोनार्की हो, कंप्लीट मोनार्की हो, है ना? वहाँ पे कोई भी तरीके का मतलब, यहाँ पे भी राजा के द्वारा ही सारी चीजें चलाई जाती हैं, गवर्न राजा के ही द्वारा किया जाता है। लेकिन वहाँ पे कोई और बॉडी नहीं होगी जो उस राज्य को गवर्न करेगी, सिर्फ एक बॉडी होगी जो राज्य को गवर्न करेगी, और वो क्या? मोनार्की। तो जहाँ पे कंप्लीट मोनार्की हो, तो कंप्लीट मोनार्की को क्या बोलेंगे? टोटलिटेरियन रिजिम। अब ये सब जो है वो दुनिया से लगभग लगभग गायब होते चले जा रहे हैं। अब लोग डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे हमारा भारत क्या है? एक डेमोक्रेसी है। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों गायनी गायनिकोक्रेसी। अब देखो गायनिकोक्रेसी में जो गायनी शब्द लगा हुआ है ना, गायनी का मतलब होता है महिला या वुमन। तो गायनी का मतलब महिला हो गया, तो ऐसा ऐसा कृषि, ऐसा सिस्टम जो महिलाओं के द्वारा चलाया जाए, ऐसा राज्य जो महिलाओं के द्वारा चलाया जाए, उसको क्या बोलेंगे? गायनिकोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी का मतलब होता है, कैकिस्टो का मतलब होता है भ्रष्ट लोग, ऐसे लोग जो बिल्कुल भ्रष्ट हों, बर्बाद हों, है ना?
तो कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसा राज्य, कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसा कंपनी, कुछ भी आप कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं कि इसका इस्तेमाल आप किसी देश को ही चलाने के लिए करो। मैंने बोला ना, क्रेसी का मतलब या आर्क का मतलब सिस्टम होता है। तो कोई भी सिस्टम भ्रष्ट लोगों के द्वारा अगर चलाया जा रहा है तो उसको ऐसे ऐसे राज्य को क्या बोलोगे? कैकिस्टोक्रेसी। ऐसे सिस्टम को क्या बोलोगे? कैकिस्टोक्रेसी। देखो लिखा हुआ है ना, रूल्ड बाय बैड पीपल। लोग, कुछ बुरे लोगों के द्वारा शासन किया जाए तो कैकिस्टोक्रेसी। अगला हमारे पास शब्द है अगला हमारे पास शब्द है नियोक्रेसी। नियोक्रेसी का मतलब क्या हो जाता है? एक मिनट में देख लेता हूँ, ये दिख रहा है कहीं आपको? नियोक्रेसी, हाँ। तो नियोक्रेसी का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? नियो का मतलब होता है नया, और नया, अगर कोई भी व्यक्ति नया है बहुत, है ना, तो नया होने का मतलब क्या हुआ कि वो अ, अपने जो भी काम कर रहा है उसमें उसको भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो नियो का मतलब नया हो जाता है। तो जब कभी भी किसी इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए, अच्छा, इनएक्सपीरियंस जो लिखा है इसके लिए और क्या क्या शब्द हो सकते हैं? एक शब्द आता है टाइरो। टाइरो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, और एक और शब्द आता है नाइव। NAIVE। तो कोई भी व्यक्ति जो इनएक्सपीरियंस्ड है, यानी कि वो क्या है, नाइव है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? नियोक्रेसी। तो नियोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे नए लोग हैं, जहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और वो सिस्टम को चला रहे हैं, तो उनको बोलेंगे, ऐसे सिस्टम को बोलेंगे नियोक्रेसी। अगला हमारे पास शब्द है थियोक्रेसी। अच्छा देखो, ये थियो का मतलब होता है, थियो एक रूट वर्ड है, और थियो का मतलब होता है गॉड, है ना। इसी से एक शब्द बन जाता है थीस्ट। और जो आदमी भरोसा करता है भगवान में, उसको बोलते हैं थीस्ट। और जो भरोसा नहीं करता उसको बोलते हैं अथीस्ट। थियोलॉजी, भगवान की यानी धर्म ग्रंथ को पढ़ने वाला, पढ़ाई, धर्म ग्रंथ की पढ़ाई थियोलॉजी कहलाती है। धर्म ग्रंथ का मतलब क्या? थियो माने भगवान हो गया, तो भगवान वाली किताब धर्म वाली किताब हो गई ना। तो लॉजी माने पढ़ाई होती है, स्टडी होता है। तो थियोलॉजी का मतलब होता है धर्म ग्रंथ को पढ़ना, थियोलॉजी। और जो व्यक्ति धर्म ग्रंथों की पढ़ाई करे, यानी जो धर्म गुरु है, तो उसको बोलेंगे थियोलॉजियन। तो यहाँ पे आपने देखा कि थियो से कितने शब्द बन सकते हैं। मैं इसको आगे वाले लेक्चर में ये रूट भी आपको करूंगा। तो यहाँ पे थियो का मतलब गॉड होता है, क्रेसी का मतलब सिस्टम। तो आपको लग रहा होगा कि ये जो शब्द है ये बड़ा ही आ, बढ़िया शब्द है, ये बड़ा ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव टोन का है कि भगवान के द्वारा राज्य चलाया जाए। असल में ये एक निगेटिव टोन का वर्ड है ना। तो जब कुछ लोग, कुछ कट्टर लोग, धर्म को मानने वाले कुछ कट्टर लोग ही किसी से राज्य को चला रहे होते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। हालांकि आप इसका इसका इस्तेमाल इसलिए ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ धर्म को मानने वाले हैं, धार्मिक गुरुओं के द्वारा या धार्मिक लोगों के द्वारा कुछ किसी सिस्टम को चलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। लेकिन इस सेंटेंस का, इस शब्द का इस्तेमाल निगेटिव टोन के लिए भी किया जाता है। जब कुछ कट्टर लोग मिलकर के, कट्टरता राज्य, धर्म में कट्टरपंथी भी लोग हैं, कट्टरपंथ लोग भी हैं, तो कुछ कट्टरपंथ लोगों के द्वारा किसी सिस्टम को जब चलाया जाता है तो उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। यहाँ पे लिखा हुआ है अ पॉलिटिकल यूनिट गवर्न बाय अ रिलीजियस लीडर। कोई भी एक पॉलिटिकल यूनिट है, यानी कि एक सिस्टम है, उसको गवर्न किसके द्वारा किया जा रहा है? रिलीजियस लीडर के द्वारा। यहाँ पे लिखा ना पादरी तंत्र, जो पादरी का जो सिस्टम है, अ, वो आपने ईसाइयों में सुना होगा कि ज्यादातर जो है ये पादरी को बड़ा ही अपर क्लास में रखा जाता है। ये लोग पूरे पूरे सिस्टम को चला रहे होते हैं, ये लोग बहुत गलत भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आदमी जो बहुत ही कट्टर है, उनके द्वारा चलाया जाए तो उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। अगला हमारे पास शब्द है एनार्की। अब देखो यहाँ पे एनार्की का मतलब, आर्क का मतलब तो आपको मालूम है सिस्टम, और एना जो है एक निगेटिव रूट है ना। इसका मतलब नहीं होता है, उल्टा होता है। किसी चीज का उल्टा करना हो तो एना लगा रहता है। तो एनार्की का मतलब क्या हो जाएगा? एनार्की का मतलब, आर्क माने शासन हो गया, और जहाँ पे शासन हो ही ना, शासन का एब्सेंस हो, गायब हो बिल्कुल शासन, यानी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट हो। आप सोचो, जरा सोच करके देखो कि किसी भी देश के अंदर गवर्नमेंट है ही नहीं, शासन बिल्कुल गायब है। तो जब शासन गायब रहेगा, पुलिस नहीं रहेगी, गवर्नमेंट नहीं रहेगी, कोई लॉ नहीं रहेगा, तो लोग अपने मन का काम करेंगे ना। आप बगल में देख लो पाकिस्तान का हालत। पाकिस्तान में एक आज की हालत बनाना रिपब्लिक की हो गई है। बनाना रिपब्लिक का मतलब कि लोग अपने मन का लूट खसोट कर रहे हैं, बिल्कुल कोई भी, किसी को डर ही नहीं रह गया कि वहां पे कोई रूल ऑफ लॉ भी है। हर आदमी कुछ किसी भी चीज को अटैक कर दे रहा है ना। तो अनार्की उसी को बोलते हैं जहाँ पे एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट हो जाए, यानी लॉ लेसनेस हो जाए, जहाँ पे कानून की कमी हो जाए, अराजकता। इस स्टेट को बोलेंगे कि इस केओस को क्या बोलते हैं? अराजकता। तो अनार्की का मतलब जहाँ पे बिल्कुल सरकार
भंग कर दी जाए, खत्म हो जाए बिल्कुल, कोई नियम कानून ही ना हो, सब अपने एक दूसरे को मार रहे हैं, लूट खसोट रहे हैं, उस सारी चीज को क्या बोलेंगे? अनार्की, हिंदी में अराजकता। अगला हमारे पास शब्द है डाइआर्की। अब देखो, डाई एक रूट वर्ड है, डाई माने होता है दो, तो डाइआर्की का मतलब जो जहाँ पे दो लोग सिस्टम को चलाएं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो जब ब्रिटिश इंडिया भारत में आई थी, तो धीरे धीरे यहाँ पे कॉलोनियल रूल एस्टेब्लिश करने के बाद वो धीरे धीरे बंगाल में की तरफ बढ़े, और बंगाल से बोले कि वहाँ पे राजा को एस्टेब्लिश किया गया, और उससे बोला गया कि काम करो, तुम जो है जितना भी टैक्स कलेक्ट करोगे, उस सारे टैक्स को तुम हमें दोगे और राज्य तुम चलाओगे। यानी शासन को दो पैमानों पर बांट दिया गया। टैक्स कलेक्शन का काम ब्रिटिश सरकार करेगी और राज्य चलाने का काम राजा को, यहाँ पे भारत के राजा को दे दिया गया। आप ही बताओ कि जब टैक्स राजा के पास होगा ही नहीं, तो राजा कैसे राज्य को चलाएगा? क्योंकि टैक्स ही तो राजा के पास एक हथियार होता है, टैक्स ही तो राजा का एक कलेक्शन होता है पैसे के रूप में, जिससे सरकार चलती है। तो जब सारा पैसा ब्रिटिश रूल में वो लोग ले लेंगे, अंग्रेज ले लेंगे, तो बाकी उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो वो लोग कैसे चलाएंगे? तो इसी को बोला गया द्वैध शासन। द्वैध मतलब जब दो गवर्नमेंट हो जाए, वहां पे एक आदमी टैक्स कलेक्ट करके लेके चला जा रहा है और दूसरे से बोल रहा है कि तुम राज्य को चलाओ। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? डाइआर्की। डाइआर्की का मतलब गवर्नमेंट बाई टू ज्वाइंट रूल्स, दो लोगों के द्वारा द्वैध शासन किया जाए, तो गवर्नमेंट बाई टू इज कॉल्ड डाइआर्की। अगला हमारे पास शब्द है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब होता है दोस्तों, देखो ये लिबर्टी से बना हुआ शब्द है। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। तो ज्यादातर, एक और मैं आपको शब्द बताऊं, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमोक्रेसी में डेमो माने होता है लोग, और क्रेसी का मतलब सिस्टम। जब लोग अपने राजा को चुनते हैं, लोगों के द्वारा राजा को चुना जाता है, लोगों के द्वारा किसी सरकार को बनाया जाता है, और लोगों के द्वारा ही सरकार को हटा दिया जाता है। यानी लोग अपना खुद से राजा चुनते हैं कि आप हमको, हमारे यहाँ से राजा रहेंगे, आप हमारे ऊपर शासन करिए। तो भारत में हम लोग अपने राजा को, अपने सरकार को खुद चुनते हैं, और वो हमारे ऊपर शासन करती है, तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का जो मेन सिद्धांत होता है वो होता है इक्वालिटी। यानी इक्वालिटी ही बात होती है डेमोक्रेसी के अंदर, मतलब सभी लोग क्या है? इक्वल है। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि हर व्यक्ति को ये फ्रीडम दिया जाएगा कि वो अपनी बात को बराबरी से रख पाए। यानी वो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं होगा, लड़का लड़की भेदभाव, काला गोरा कोई भी बात नहीं रहेगी, सारे लोग क्या है? इक्वल है। तो डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी की बात की जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं लिबरलिज्म की, तो लिबरलिज्म में बात होती है फ्रीडम की। हर व्यक्ति अपने मन का क्या है? स्वतंत्र है। कोई भी अपना फैसला ले सकता है, किसी के ऊपर कोई भी चीज थोपी नहीं जा सकती। आपको मैं एक घटना बताता हूँ इतिहास का। होम रूल लीग आपको याद होगा, जब 1915 के आसपास, 1915 में जब लड़ाई चल रही थी, वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उस टाइम होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और होम रूल लीग जो था, वो इसका जो सिस्टम था वो फ्रीडम के ऊपर था, मतलब सेल्फ शासन करना था। होम रूल का मतलब क्या? सेल्फ शासन। अपने मन का आदमी रहेगा, अपने आप को अपने खुद से चलाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलते हैं? लिबरलिज्म बोलते हैं। लिबरलिज्म का मतलब होता है ये लिबर्टी से रिलेटेड। लिबर्टी माने आजादी, स्वतंत्रता। तो यहाँ पे जो मेन फोकस होगा फ्रीडम पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा उदारवाद, हिंदी में बोलते हैं इसको, अ पॉलिटिकल ओरिएंटेशन दैट फेवर्स सोशल प्रोग्रेस। मतलब पूरे समाज का प्रोग्रेस होगा। यहाँ पे समाज के बारे में ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली समानता के बारे में बात की जाएगी, समाज के प्रोग्रेस के बारे में बात की जाएगी, उसके रिफॉर्म की बात की जाएगी। रिवॉल्यूशन वहां पे लाने की बात नहीं होगी, बल्कि उनके रिफॉर्म की बात होगी, है ना। और एक बात और, सबसे इसका बेसिक जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? हमेशा ये बात करता है लिबर्टी की, आजादी की। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है, देखो मैं आपको इसका एग्जांपल समझाता हूँ। फेडरेशन का मतलब, आप यहाँ पे, ये यूएसए है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। ये है यूएसए और ये भारत, है ना, ये हमारा इंडिया है। तो इंडिया और यूएसए में जो फर्क है, यहाँ पे क्या फर्क है? भारत के अंदर भी बहुत सारे राज्य हैं, है ना, 28 राज्य हैं। 28 राज्यों से मिल करके भारत बना, और इसमें कुछ 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इनको जोड़ करके पूरा भारत बना हुआ है। उसी तरीके से यूएसए में भी 50 राज्य हैं दोस्तों। ये जो 50 राज्य हैं, यहाँ पे भी 50 राज्य हैं, लेकिन हम यूएसए को कहते हैं फेडरल है। यूएसए एक ऐसा कंट्री, एक फेडरल कंट्री है। क्यों ऐसा कहते हैं? लेकिन भारत को पूरी तरीके से फेडरल नहीं कहते। देखो होता क्या है ना, कि जब बहुत सारे स्टेट आपस आपस में मिल करके एक देश का निर्माण करते हैं, तो ऐसे किसी भी देश को जो बहुत सारे देशों को जोड़ करके बनता है, उसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर।
तो ऐसे सिस्टम को बोल देंगे फेडरलिज्म, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राज्यों को मिला करके यूएसए को बनाया गया। तो यूएसए कैसी सरकार है? यूएसए एक फेडरलिज्म है। तो आप कह सकते हो कि सर भारत भी तो फेडरलिज्म है। भारत फेडरलिज्म इसलिए नहीं है कि यहाँ पे एक तो पहली बात हो गई, फेडरलिज्म के लिए 2 शर्तें होती हैं। पहली बात कि वो बहुत सारे राज्यों को मिला करके बनेगा, तो दोनों में समानता है। ये भी बहुत सारे राज्यों को मिला के बना है और भारत भी बहुत सारे राज्यों को मिला के बना है। दूसरा इसका पॉइंट आता है कि यूएसए में जितने भी राज्य हैं वो अपनी मर्जी से जब चाहेंगे तब, अपनी मर्जी से वो 50 है ना, 50 में से ये अलग होकर के अपना एक अलग देश का निर्माण कर सकती है। लेकिन क्या भारत में ऐसा है? भारत कल को चाहे बिहार अलग होकर के एक राज्य अलग से बन जाए और अपने आप को एक देश घोषित कर दे। सिक्किम कल को अपने आप को देश घोषित कर दे। क्या इनको ये परमिटेड है? तो यहाँ पे इनको परमिशन नहीं, लेकिन इनको परमिशन है। तो जहाँ पे ये दोनों शर्तें फुलफिल होती है उसको बोलते हैं फेडरल। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या हो गया? फेडरलिज्म का आप एग्जाम्पल याद रखें, यूएसए है। लेकिन भारत पूरी तरीके से फेडरलिज्म नहीं है, आप कह सकते हैं सेमी फेडरल है। भारत कैसा है? सेमी फेडरल, आधा, क्वासी क्वासी फेडरल आप इसको बोल सकते हैं। तो फेडरल का मतलब हो जाता है कि जहाँ पे द आइडिया ऑफ फेडरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोर और लेस सेल्फ गवर्नमेंट गवर्निंग यूनिट्स। तो एक से ज्यादा सेल्फ गवर्निंग यूनिट, खुद को गवर्न करने के लिए, सेल्फ गवर्निंग इसीलिए लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स। तो ये भारत जो है, भारत के अंदर अलग अलग तरीके से गवर्न नहीं, भारत को गवर्न करने के लिए एक ही सरकार है, जो सिक्किम में भी अप्लाई होती है, जो दिल्ली में भी अप्लाई होती है, जो बिहार में भी और केरल में भी, मतलब भारत के ईच एंड एवरी पार्ट पे अप्लाई होती है। लेकिन यूएसए में, यूएसए के अलग अलग देशों का अलग अलग झंडा है, यकीन आप करोगे, यूएसए के सारे अलग अलग राज्यों का अलग अलग झंडा है, लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है। तो इनके पास अपने खुद को गवर्न करने की आजादी होती है, और इनको इनका जो सिस्टम है मिल करके जो बनाता है उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। तो दोस्तों आज के लिए के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी इसमें पार्ट 2 में हम लोग करेंगे, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए पार्ट 2 में हम लोग बाकी बचे हुए शब्दों को करेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।